My name is खुशबू कुमारी from standard class 7th. My school name is MS अकेडमी मझलिया बाजार। आज मैं साइंस का फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। तो चैप्टर को हम लोग चैप्टर बनाकर उसके बाद से एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग टीचर के भरोसे नहीं रहते हैं, हम लोग अपना चैप्टर खुद से बनाते हैं। तो चैप्टर बनाने की प्रक्रिया यह है कि जब हम चैप्टर बनाना होता है तो हम एक टॉपिक पूरे चैप्टर को अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने के बाद हम उसका वर्ड मीनिंग ढूंढेंगे। वर्ड मीनिंग ढूंढने के बाद हम उसका सटीक करते हैं। उसके बाद उसका फिगर बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाकर उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आज मैं अपना फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में, न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण। हमें कोई भी मेटाबॉलिक कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऊर्जा पाने के लिए हमें न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और न्यूट्रिशन हमें भोजन से प्राप्त होता है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेप्यूर में टूटता है। उससे हम एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। उसके बाद से हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। न्यूट्रिशन का एक पार्ट होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके भी दो पार्ट होते हैं, एटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें यह बताता है कि किसी भी पौधे को या जानवर को जो पौधा या जो जानवर अपना भोजन खुद से बनाता है या दूसरों पर निर्भर रहता है, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब उसके दो पार्ट होते हैं, एटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स। जो एटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन होता है उसमें यह कहता है कि जो एटोट्रॉपिक्स होते हैं, एटोट्रॉपिक्स यानी होता है स्वपोषी, यानी कि जो पेड़ पौधे या जो जानवर खुद पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, वह दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, वह एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इसमें एटोट्रॉपिक्स में आ जाता है फोटोसिंथेसिस। अब जब पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यह है कि एक पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, फिर अपने जड़ के द्वारा मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करता है, और वह उसे सनलाइट की प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। हमारा नेक्स्ट है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक ऐसा सेल्स है जो उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है और उससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में पूरी करता है। नेक्स्ट है हमारा सनलाइट। जो हमारा सनलाइट है, सनलाइट जो है वह एक ऊर्जा का स्रोत है, और जो सनलाइट है वो एक ग्रीन पिगमेंट के द्वारा उसे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी मदद से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पेड़ पौधे सब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और पौधों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो पौधों को मनुष्य के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक्स। जो हेटरोट्रॉपिक्स है यानी कि इसका होता है, हेटरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। जो पौधा या जो जानवर दूसरों पर निर्भर रहता है, वह खुद पर निर्भर नहीं होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे कई सारे जानवर भी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, जिससे मनुष्य भी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य सब है वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, वैसे ही कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसमें से कुछ पेड़ पौधे होते हैं जैसे फंगी हो गए, फंगी, मशरूम, एमीबा, ये सब जो होते हैं वो दूसरों पर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो फंगी है वह अपने भोजन के लिए एल्गा पर निर्भर रहता है। जो एल्गा है वह अपना भोजन खुद से बनाता है, लेकिन जो फंगी है उसे अपने भोजन की जरूरत पड़ती है। तो क्या करता है वो जो एल्गा रहता है उससे अपना संबंध बना लेता है, और एल्गा से संबंध बनाएगा तो जो एल्गा अपना भोजन बनाएगा तो जो फंगी होता है उसको केवल एक वाटर एंड सॉल्ट को उसको केवल कमी होती है। तो उस वाटर और सॉल्ट के लिए वह एल्गा के पास एल्गा से संबंध बनाता है। तो जो एल्गा है वह अपने प्रक्रिया को पूरा करती है, तो फंगी होता है उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ आर न्यूट्रिशन रिप्लेनिश इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में दोबारा न्यूट्रिशन कैसे आता है। क्या आपको पता है कि न्यूट्रिशन कैसे आता है मिट्टी में? क्या मिट्टी को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है?
तो ये मिट्टी को भी मतलब न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। इस कारण मतलब मिट्टी से भी अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए उनकी भी कुछ प्रक्रिया होती है। जो मतलब एक फील्ड हो गया, अब एक फील्ड है तो उसमें मतलब हम लोग बार बार एक ही चीज बो रहे हैं, बार बार एक ही चीज बो रहे हैं। जैसे एक ईख हो गया, अगर हम लोग खेत में फील्ड में केवल ईख ही बो देते हैं तो ईख क्या करेगा, अब पूरा ईख को मतलब पूरा तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। अब जो मिट्टी है उस कारण से मतलब वो 1 वर्ष तक उसके अंदर खाद पानी वानी नहीं डाला जाता है, उस कारण से उसका न्यूट्रिशन कम होने लगता है। तो मतलब मिट्टी को न्यूट्रिशन इस प्रकार, जैसे हम लोग एक खेत में 6 महीने के बाद मतलब हम लोग गेहूं बोते हैं, 6 महीने के बाद हम लोग उसमें धान बोते हैं। इस प्रकार से उसमें हम अलग अलग प्रकार के फसल बोते हैं। तो उसका जो मतलब मिट्टी है उसमें हम लोग बोते हैं, तो मतलब फसल को न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वो खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी जुताई करते हैं। उस कारण से मतलब उसको खाद के कारण जब फर्टिलाइजर डालते हैं तो मतलब उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। इस प्रकार मतलब सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है। और सोयल की प्रक्रिया यह है, देखिए आप, जो सोयल है वह मतलब पहले उसे मतलब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे मिट्टी कड़क होता है। अब हम लोग मतलब उस खेत की जुताई करते हैं तो हम लोग वाटर को देते हैं, वाटर उसमें डालते हैं। उसके बाद से हम लोग उसमें बीज डालेंगे। बीज डालने के बाद उसमें हम मतलब कुछ थोड़ा सा ग्रोथ होगा तो उसमें हम खाद डालेंगे। तो खाद जो सोयल होता है वह मतलब उससे खाद होता है, उसे सोयल को द्वारा खाया जाता है। अब सोयल खाद को मतलब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब वो मतलब जो खाद होता है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, तो मतलब मिट्टी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल जाती है।